नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो आप लोग है कैसे? सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कैसे हो मेरे दोस्त आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूं। और बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिम 1 का पार्ट 4 डिवीजन। पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर देखे नहीं हो तो क्या कर रहे हो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने इफेक्टिव वे में सब सब कुछ समझा के तुमको तैयार कर रहे हैं। पार्ट 3 तक समझा चुका हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि तुम्हारा बीकॉम सेम 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लिया तो ऑब्वियसली बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो पार्ट 4 का आज वीडियो है, अच्छे से पढ़ना और मेरी बातों पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। और ये वीडियो अगर तुम 2-4 बार एग्जाम टाइम में भी देख लो ना, तब तुमको पढ़ने की ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है। वीडियो देख के भी तुम एमसीक्यू क्रैक कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी भी बिल्कुल करना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी भी करना, ठीक है, लेकिन क्रैक कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं क्रैक कर सकते। बिल्कुल मैं इफेक्टिव करा रहा हूं, ठीक है। पार्ट 4, वरना कोई दूसरा टीचर रहता तो एक पार्ट 2 पार्ट में ही खत्म कर देता। मैं इतना लंबा लेके जा रहा हूं जिससे बच्चे को और भी आसानी हो, बच्चे को खुद से ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। मैं एफर्ट लगाने के लिए आपके लिए रेडी हूं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोर्शन तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जिसमें क्या होता था, जिसमें डरा धमका के माथे पे बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था, जिसमें डराया जाता था, धमकाया जाता था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है पता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है पता है? द सेकेंड फैक्टर, अब पढ़ते हैं सबसे पहले, द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट कंसेंट एंड मेक इट अनफ्री, इट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सेकेंड फैक्टर है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? द टर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस means the improper or unfair use of one's superior power in order to obtain the consent of a person. Consent of a person. जैसे याद है कैसे करते थे तुम बचपन में? बचपन में अगर मम्मी पापा वीडियो गेम्स नहीं दिलाते थे, तुम्हें खिलौने नहीं दिलाते थे, तुम्हें वीडियो गेम्स, तुम्हें खिलौने, तुम्हें बैट बॉल या तुम्हें जो चाहिए वो अगर नहीं दिलाते थे, तो तुम बोलते थे ना मम्मी को कि मम्मी, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे, और बोलते थे आप लोग तो मुझको प्यार ही नहीं करते, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मतलब इससे क्या होता था, मम्मी को फीलिंग आता था कि मेरा बेटा कैसे रहेगा बिना खाना के, मेरा बेटा एक दिन कैसे गुजारेगा बिना खाना का। तो इससे क्या होता है, इससे एक आदमी का माइंड वॉश हो जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस बनाया ही गया है कि माइंड वॉश कराने के लिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को दिखा के, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से काम निकलवा रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को इमोशनल बना दिए कि मम्मी, आप क्या मुझसे सच में इतना ही प्यार नहीं करती कि मुझको एक छोटा सा वीडियो गेम नहीं दे सकती? तुम 2-4 आंसू बहा दोगे, इससे क्या होगा, मम्मी का दिल पिघल जाएगा। बोला, अरे बाप रे बाप, मेरा बेटा ने सिर्फ वीडियो गेम मांगा था, मैंने इतना भी नहीं कर पाया। तो इस ये सब कॉन्ट्रैक्ट, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे कोई अगर जायदाद पे अपना नाम ऐसे ही लिखवाता है ना, जब इंसान बच्चे रहते हैं तब वीडियो गेम मांगते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब जायदाद मांगते हैं। तो इस तरह से जायदाद मांग सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको बोला है ये फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि ये इमोशनल करके और सुपीरियर पावर्स का यूज करके हमने क्या किया, एक पर्सन को अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है, ठीक है। हु इज इन ए वीकर पोजीशन, वो थोड़ा सा इमोशनल सेंटिमेंट में है, वो कुछ करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं हमारे, जिसको हमने इमोशनल करके थोड़ा सा हमने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया। चलिए, हमने बहुत अच्छे से समझाया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है। सबसे पहले तो पढ़िए सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस एज ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। A contract is said to be induced by undue influence when the relation subsisting between the parties, मतलब एक रिलेशन रहना चाहिए। कोर्शन में तो कोई भी रिलेशन नहीं रहना चाहिए। कोर्शन में तो
आए गए कोई भी ऑब्वियसली रास्ते में ही तुम्हारा मतलब तुम्हारे ऊपर ऑब्वियसली कुछ अटैक कर सकता है, या तो डरा सकता है, धमका सकता है, कोई दूसरा पर्सन भी कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में पता है रिलेशन रहना जरूरी है। रिलेशन ही नहीं रहेगा तो तुम इमोशनल कैसे करोगे अपने फैमिली मेंबर्स को, कैसे करोगे इमोशनल, तुम बताओ। Party are such that one of the party is in position to dominate the will of the other. One of the party is in the position to dominate the will of the other and uses the position to obtain an unfair advantage over the other. मतलब उस पोजीशन, सबसे पहले तो एक पार्टी क्या करता है, एक पार्टी इमोशनल करके उसका पोजीशन को डोमिनेट करना चाहता है। उसका पोजीशन मतलब एक आदमी इमोशनल करके, पापा आप बिल्कुल मेरे को नहीं चाहते हैं, आप मेरे छोटे भाई को ज्यादा मानते हैं, आप मुझको कभी प्यार नहीं दिए हैं, तो इससे क्या होगा, पापा इमोशनल हो जाएंगे और तुम्हारे नाम जायदाद लिख देंगे, और जायदाद जब लिख देंगे तब इसी को तो बोलते हैं कि डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। दूसरा का जो पोजीशन है तुम उसको डोमिनेट करना चाहते हो, एंड यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। तो अनफेयर एडवांटेज भी लेना चाहते हो, उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज भी लेना चाहते हो। क्या पता तुम उस प्रॉपर्टी को बेच के कुछ ऑब्वियसली कर मतलब कुछ अपना ही क्रिएट कर लो। गलत है ना ये सब। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दो एसेंशियल्स लगते हैं। क्या लगते हैं, दो एसेंशियल्स लगते हैं। दो एसेंशियल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, दो कंडीशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला कंडीशन, द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज शुड बी सच दैट वन ऑफ देम इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। वन ऑफ देम इज इन द पोजीशन, इट इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। मतलब कि उसमें से एक पार्टी ऐसा होना चाहिए कि वो ऑब्वियसली किसी का जायदाद इमोशनली हड़पने की कोशिश कर रहा है। डोमिनेट द विल ऑफ द अदर मतलब दूसरा का जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहा है। दूसरा नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स रहेगा लेकिन इमोशनली उसकी जायदाद पे बैठने का या उसके पोजीशन पे बैठने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाला कंडीशन पढ़ते हैं, द डोमिनेंट पार्टी शुड हैव यूज्ड दैट पोजीशन। मतलब या तो कोशिश कर रहा है या तो कोशिश कर चुका है, बैठ चुका है वो उस पोजीशन पे, या तो बैठ चुका है उस पोजीशन पे और उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है जो कि फेयर नहीं है। ठीक है, चलिए प्रिजम्पशन क्या क्या किया जाता है। देखो प्रिजम्पशन क्या क्या किया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल, he hold a real or apparent authority over the other, he hold a real or apparent authority over the other। तो रियल और एपरेंट ऑथोरिटी रहना बहुत जरूरी है, रियल और एपरेंट ऑथोरिटी रहना बहुत जरूरी है। अब बोलोगे तुम, अरे सर इतना कुछ तो समझ गए, रियल और एपरेंट ऑथोरिटी क्या होता क्या है। देखो एग्जांपल्स ऑफ सच केसेस आर, जैसे कि मास्टर और सर्वेंट। अब देखो मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशन रहेगा, अगर मास्टर अपने सर्वेंट को भड़काएगा या कुछ इमोशनली करेगा, मास्टर क्या है, मास्टर सुपीरियर पोजीशन में है और सर्वेंट क्या है, इंफीरियर पोजीशन में है। अगर मास्टर क्या कर सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है सर्वेंट को, सर्वेंट भी पिघल जाएगा। दूसरा पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड के साथ तो होता ही है, पेरेंट एंड चाइल्ड के साथ तो होता ही है। अगर मान लो मास्टर एंड सर्वेंट है ना यहाँ पे रिलेशन, तो सर्वेंट भी कभी तो मास्टर का जायदाद हड़पने का कोशिश कर सकता है, जायदाद हड़पने का कोशिश कर सकता है, बिकॉज उनके अंदर उनके आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड बना होगा, 3-4 साल 5 साल, कोई एम्प्लॉइज तो 15-15 साल तक रहते हैं, है ना। पेरेंट एंड चाइल्ड मतलब क्या हो गया, अरे माँ बाप और बच्चे में तो ज्यादा केस होता है ना, माँ बाप और बच्चे मेनली क्या करते हैं, मेनली कौन करते हैं, बच्चे अपना माँ बाप का जायदाद लेने के लिए माँ बाप से इमोशनली ब्लैकमेल करके, मतलब इमोशनली थोड़ा सा रो देंगे या थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे और साइन करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी, तो ये सब ऑब्वियसली रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी का एग्जाम्पल है, तो ये एसेंशियल है। ठीक है, he holds a real and apparent authority। उसके बाद he stand a fiduciary relation to the other। fiduciary relation क्या होता है, fiduciary relation क्या होता है, जैसे कि गुरु शिष्य, गुरु जो बोलेगा वही शिष्य करेगा, गुरु जो बोलेगा वही शिष्य करेगा। इट इंक्लूड्स, इट मीन्स ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ठीक है, ट्रस्ट है मेरे ऊपर, एंड कॉन्फिडेंस। जैसे कि रिलेशनशिप क्या क्या हो गया, देखो गार्जियन एंड व्हाट, स्पिरिचुअल एडवाइजर, स्पिरिचुअल एडवाइजर
एंड ही इज डिसिप्लिन, डॉक्टर एंड पेशेंट, जिसपे हमको भरोसा है। पेशेंट क्यों गया डॉक्टर के पास? पेशेंट क्यों गया डॉक्टर के पास? पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास क्योंकि उसको भरोसा रहता है कि डॉक्टर बाबू हमको ठीक कर देगा। लेकिन डॉक्टर बाबू कुछ और ही कांड कर दिए, उसका किडनी निकाल दिए, ये तो गलत बात है ना। इसको भी तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ही तुम बोलोगे, क्योंकि उस पे तो भरोसा किया था पेशेंट ने, ठीक कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड हिज डिसिप्लिन, गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य, गुरु के पास शिष्य क्यों क्यों जाता है? गुरु के पास शिष्य क्यों जाता है? क्योंकि गुरु से उसको शिक्षा लेना कराता है। लेकिन गुरु ही अगर फ्रॉड निकला तो वो भी तो हो गया अंडर इन्फ्लुएंस, उसको ऑब्वियसली माइंड वॉश कर रहा है ना? तो ये दो कंडीशंस तो रहना ही चाहिए, ये दो कंडीशंस तो अंडर इन्फ्लुएंस में रहना ही चाहिए। ही होल्ड्स ए रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, ही स्टैंड्स इन ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द अदर। अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल क्या कहता है यहाँ पे? इट स्टेट्स दैट ओ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। तो ये मान लिया जाएगा कि ये सब पर्सन क्या कर सकते हैं? दूसरा का संपत्ति या दूसरा का पोजीशन में बैठने का, दूसरा पार्टी का पोजीशन में बैठने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने बहुत बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया। रिवीजन है, ये रिवीजन है। सोचो रेगुलर क्लास में क्या धमाल होता होगा, कितना अच्छा धमाल होता होगा। थर्ड वाला पढ़ते हैं। ही मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हु मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पोरली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटली बॉडीज और बॉडली डिस्ट्रेस। अरे देखो इंसान लोग क्या करते हैं, देखो सावधान इंडिया में बहुत बार देखे होंगे या तो टीवी में भी बहुत बार देखे होंगे। एक ऑब्वियसली बूढ़े माँ या बूढ़े बाप रहते हैं, उनकी उम्र का फायदा उठा के, उनके बीमारी का फायदा उठा के, उनके मेंटल और बॉडली डिस्ट्रेस का फायदा उठा के हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली उनके बेटे क्या करते हैं? धोखे से साइन करवा लेते हैं जायदाद पे, धोखे से साइन करवा लेते हैं जायदाद पे। तो ये सब ना चलबे, कोर्ट का नजर में ये सब ना चलबे। ठीक है, अगर तुम प्रूफ कर पाओगे तब कोर्ट इसको फ्री कंसेंट बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। तुम धोखे से साइन करवा रहे हो अपने मम्मी पापा से, जो कि इल है, जो कि मेंटली थोड़ा सा उतना कैपेबल नहीं है, जिनका मेंटल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, जिनका बीमारी बहुत ज्यादा है, उससे अगर तुम धोखे से साइन करवा रहे हो अपने जायदाद का तो वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यहां तक अनड्यू इन्फ्लुएंस तक तुमको समझ में आया? समझ में आया क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस तक तुमको अच्छे से? चलो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा हम लोग को डीप नहीं जाना है। इसमें मैं जितना करा रहा हूं, मैं जितना रिवीजन करा हूं, उतना ही तुमको जाना है और उतना ही तुमको याद करना है। देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस में आता है? सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 में देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता है, और जिसके होने से कुछ इवेंट हो, जिसके होने से कुछ इवेंट हो। ठीक है, ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कुछ इवेंट हो गया तो क्या करें क्या ना करें, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ होने पे डिपेंडेंट है, अगर वो चीज हो गया, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10,000 रुपए तुमको मिलेंगे इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। 10,000 रुपया मिलेगी। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमको 10,000, बी तुमको 10,000 हम देंगे, बी तुमको 10,000 हम देंगे, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारा घर जब जलेगा, जब तुम्हारा घर जल जाएगा तब देंगे। तो ये चीज 10,000 रुपया किस पे डिपेंडेंट है? बी के घर जलने पे डिपेंडेंट है। बी के घर जलने पे डिपेंडेंट है। बी के घर जलेगा, बी का घर जलेगा तब जाके ए को, तब जाके ए उसको मतलब ए उसको 10,000 रुपया देगा। अगर बी का घर जलेगा, बी का घर नहीं जला तो उसको नहीं मिलेगा। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। हैपन हुआ तो उसको काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, सिंपली बात है। ठीक है, चलो अब रूल्स पढ़ते हैं। ये पोर्शन आप खुद रीड करेंगे। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं बार बार बोल चुका हूं, ईमेल आईडी पे संपर्क करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ, फुल पीडीएफ आपका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन संपर्क करना पड़ेगा आपको। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से मैं
प्रोवाइड कर दूं? कैसे मैं प्रोवाइड करूंगा? आपको ईमेल आईडी पे संपर्क करना पड़ेगा, या तो व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन मैसेज करना, ठीक है, मैसेज करना। ओके, चलिए देखिए, रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कंट्रैक्ट। रूल्स क्या क्या है इसके? देखो, सबसे पहला रूल, कंट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर तो हमेशा अनसर्टेन रहता है, तो कंटिंजेंट कंट्रैक्ट इसी पे बेस्ड है, अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है। कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनटिल एंड अनलेस द इवेंट फर्स्ट हैपेंड। जब तक वो इवेंट हैपन नहीं हो जाता, जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा, जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता, तब तक कंटिंजेंट कंट्रैक्ट का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। तब तक कंटिंजेंट कंट्रैक्ट का कुछ अस्तित्व नहीं है। कंटिंजेंट कंट्रैक्ट ही बनाया जाता है इस पे कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। होगा तो हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर लेंगे। Contingent contract upon the non-happening of the certain future event can be enforced when the happening of that event become impossible. When the happening can be event before, तो देखो, नॉन हैपनिंग जो रहता है ना, नॉन हैपनिंग जो फ्यूचर रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिफंड। मतलब ए क्या किया? एग्री, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए बी सुन, मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं तेरे को 10,000 रुपए देगा, अगर सिप रिटर्न नहीं आया तो। नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है ये चीज। अगर सिप रिटर्न नहीं हुआ तो, अगर सिप रिटर्न नहीं आया तो, ठीक है, अगर सिप रिटर्न नहीं आया तब ए बी को इस केस में पैसा दे देगा। सिर्फ हैपनिंग पे ही डिपेंड नहीं रहता, नॉन हैपनिंग पे भी डिपेंड रहता है। इसीलिए ये रूल भी तुम पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, नॉन हैपनिंग पे भी डिपेंड रहता है, ठीक है। थर्ड वाला, if a contract is contingent upon how a person will act on a unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders impossible। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका भी पढ़ते हैं, A agrees to pay B a sum of money if B marries C। A एग्री किया बी के साथ, ए एग्रीमेंट किया बी के साथ कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा जब बी सी के साथ शादी करेगा, ठीक है, बट बी मैरिज डी, बट सी मैरिज डी, तो सी क्या किया? डी के साथ मैरी कर लिया, डी के साथ शादी कर लिया। द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ टू कंसिडरेट इम्पॉसिबल। तो अब तो बी और सी का शादी नहीं हो सकता ना भाई, अब तो बी और सी का शादी नहीं हो सकता ना। ऑल्सो इट्स पॉसिबल दैट डी मे डाई एंड द सी मे आफ्टरवर्ड्स मैरिड बी। तो डी के मर जाने के बाद ही अब शादी हो सकता है, लेकिन उसके पहले तो इम्पॉसिबल हो गया ये इवेंट, उसके पहले तो इम्पॉसिबल हो गया इवेंट। यही कहा है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन टू हाउ ए पर्सन विल एक्ट ऑन ए अनस्पेसिफाइड टाइम। एक पर्सन एक टाइम पर कैसा रिएक्ट करेगा उसके ऊपर भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को मान लेता, अगर वो शादी को मान लेता, तब ऑब्वियसली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। Contract contingent upon the non-happening of the unspecified event within the fixed time may be enforced by law when the time is fixed, expired and such event has not happened or before the time fixed expired। ठीक है, चलिए जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, A promises to pay B a sum of money if certain ships does not return within a year। तो बिल्कुल यही वाला है, लेकिन वो चीज हुआ ही नहीं, The contract may be enforced if the some शिप ये डज नॉट रिटर्न विद इन ए ईयर। यहाँ पे टाइम देके रखा है, ठीक है, यहाँ पे टाइम देके रखा है, यहाँ पे हैपनिंग नॉट हैपनिंग ये बोला गया। ए बी को कब पैसा देगा? ए बी को पैसा देगा जब सिर्फ 1 साल तक नहीं आएगा, 1 साल तक नहीं आएगा, लेकिन 1 साल के बाद आएगा तभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। 1 साल तक ही तो उसको मानना है, सिर्फ 1 साल तक वो शिप बस नहीं आना चाहिए, 1 साल तक, ठीक है। ए बी को पैसा देगा जब वो शिप 1 साल तक नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंटिंजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो, अब डिस्चार्ज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये टर्मिनेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है। टर्मिनेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। द टर्म डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मींस द पार्टीज टू इट नो मोर लायबल अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, नो मोर लायबल अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हमने जो मिस्टर बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फाइनली खत्म हो गया,
हम बंधन से मुक्त हो गए हैं, हम पे अब कोई कुछ नहीं होगा। कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेस पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है, इसमें हम लोग, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जोर से बोलो, क्या पढ़ेंगे? डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो तुम तो मेरे ऊपर फोकस दे रहे हो, तो मेरे ही ऊपर फोकस दो। कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन तुमको अच्छे से करना है यार, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत रहो, ठीक है। चलो, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। कब कब डिस्चार्ज होता है? सबसे पहले तो देखो, परफॉर्मेंस में डिस्चार्ज होता है। इंसान अगर परफॉर्म कर दिया, ए ने बी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म कर दिया, ए ने अपना वादा निभा दिया, ए ने सामान को बेच दिया बी को, और बी ने पैसा दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो गया ना भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो गया ना। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा वाला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों जने मिलके एग्रीमेंट कर लिए, दोनों जने मिलके एग्रीमेंट कर लिए कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए। मैं भी चाहता हूं डिस्चार्ज हो जाए और वो भी चाहता है डिस्चार्ज हो जाए। अब मैं भी चाहता हूं ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। मिस्टर ए, मैं अभिषेक हूं ना, तो मिस्टर ए मेरे को ही समझो, तो मैं चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, और एक मिस्टर बी है, वो भी चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, बाय लैप्स ऑफ टाइम भी डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय लैप्स ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? बाय लैप्स ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? मैंने सामान बेचे, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा सामान 3 महीने में तुमको डिलीवर कर दूंगा, अब मैं 6 महीने में डिलीवर कर रहा हूं, वो तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पार्टी मेरे से सामान लेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 3 महीने में दूंगा, 6 महीने में मैं गुड्स को पहुंचा रहा हूं, तो वो तो वर्ड हो गया ना भाई, वर्ड हो गया। तो लैप्स ऑफ टाइम में भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के बीच में भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ भी एक सर्कमस्टेंसेस आया, जैसे कि कोविड-19 सबसे बड़ा सर्कमस्टेंसेस कब आया? कोविड-19। अचानक से तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत बड़ा डील साइन होने वाला है और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट तुम मैन्युफैक्चर करने वाले हो, अचानक से कोविड-19 आ गया, अचानक से कोविड आ गया, और तुम क्या किए? उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना तुम्हारे लिए बन गया इम्पॉसिबल, उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना तुम्हारे लिए बन गया क्या बेटा? क्या क्या बन गया? इम्पॉसिबल बन गया सर, इम्पॉसिबल बन गया, ठीक है। तो बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से भी होता है। उसके बाद देखो, बाय ब्रीच, अगर एक पार्टी दूसरा पार्टी को धोखा दे दिया, अरे एक दिल दूसरा दिल को धोखा दे दिया, फिर क्या होगा? तो वो तो डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट निश्चित है ना, बिल्कुल। अगर एक बंदा दूसरे पर्सन को धोखा दे दिया, तो वो धोखा को क्या बोलते हैं? ब्रीच बोलते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए ना तुम? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हम लोग ने ऑलरेडी समझ लिया। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस क्या होता है? अगर एक आदमी ने परफॉर्म कर दिया, एक आदमी ने वो अपना वादा परफॉर्म कर दिया और दूसरा पर्सन भी अपना वादा परफॉर्म कर दिया, तो उसको बोलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट से वो बंधन तो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा ना। अब तो कोई बंधन नहीं है उसका, है ना। देखो, एक तो होता है परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कर दिया तो वो तो ठीक है, मैंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं बी को कार बेचूंगा और बी मेरे को पैसा देगा, तो मैं कार बेच दिया बी को, ठीक है, और बी मेरे को पैसा भी दे दिया इन रिटर्न, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं बेटा? अनअटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं? देखो, जैसे कि तुम फ्लाइट में जाते हो, जैसे कि तुम ट्रेन में जाते हो, ठीक है, ट्रेन का टिकट में क्या लिखा रहता है? ट्रेन का टिकट में तुम्हारा टाइम लिखा रहता है, ट्रेन का टिकट में तुम्हारा लिखा रहता है। मान लो कि तुम कोलकाता में अगर रहते हो, मान लो कोलकाता से तुम जाने वाले हो मुंबई वाले शहर जाने वाले हो, मैं मुंबई जा रहा हूं। अगर मुंबई जाने वाले हो तो मुंबई जाने का तुम ट्रेन टिकट कटवाओगे, और बहुत से बहुत तुम फ्लाइट टिकट करवाओगे। तो ट्रेन टिकट में देखना कि तुम्हारा टाइम लिखा रहता है। मान लो कि तुम 19 तारीख को 3 बजे जाने वाले थे, ठीक है, 19 तारीख को 3 बजे दोपहर को तुम्हारा ट्रेन था मुंबई के लिए, 19 तारीख को 3 बजे। तुमने क्या किया? तुम बहुत रूड आदमी हो, आप बहुत रूड आदमी हैं। आपने ये सोचा कि अरे मेरे बिना ये ट्रेन कैसे जा सकती है, मैं 3 बजे नहीं जाऊंगा, मैं 5 बजे जाऊंगा। तुम 5 बजे गए स्टेशन,
और वो ट्रेन चली गई थी। तुम्हारे लिए थोड़ी ना रुकेगी ये सोचकर कि ये परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, अभी तक मेरे से परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। अरे मैंने जरूर, तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला, रूड रूड पर्सन ने बोला कि मैंने तो परफॉर्म कर दिया है, दूसरा आदमी तो परफॉर्म अभी तक नहीं किया है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड वर्ड हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन कोशिश किया, ट्रेन तो ऑब्वियसली कोशिश किया है, तो इसको अटेम्प्ट तो किया है ना, बिल्कुल ट्रेन तो अटेम्प्ट किया है। ट्रेन तो अपनी निर्धारित समय में ही जाएगी, ट्रेन तो 3 बजे ही जाएगी, 3 बजे का 3 बजे ही जाएगी, लेकिन 3 बजे से तो बियॉन्ड जा नहीं सकती तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। लेकिन कोशिश तो किया है ना, परफॉर्म करने की अटेम्प्ट तो किया है ना, उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कभी भी वॉइड नहीं रहती, वैलिड ही रहती है, वैलिड ही रहती है। भाई तुम्हारा गलती है, तुमको टाइम दिया था 3 बजे का, तुमने 3 बजे क्यों नहीं आया, तुम 3 बजे क्यों नहीं आया, तो तुम्हारा गलती है। समझे, बात समझ रहे हो ना मेरा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया? अरे दोनों मिलके अगर डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? दोनों मिलके अगर डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? नोवेशन क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना देना। एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, लेकिन दोनों को ही पसंद नहीं आ रहा है भाई। हम दोनों ही आदमी चाहते हैं कि तुम मेरे से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो, जैसे कि मिस्टर मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, और और वो मिस्टर सी को ऑब्वियसली बाइंड करवाना चाहता है मिस्टर बी के साथ, मिस्टर सी को लगवाना चाहता है मिस्टर बी के साथ। अगर मिस्टर बी एग्री करता है तो वो चीज कर सकता है, वो चीज कर सकता है, ठीक है। या तो सेम पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट का बदला बदली होगा, कॉन्ट्रैक्ट बदल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बदल जाएगी, या तो डिफरेंट पार्टीज के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट बदलेगी बाय द म्यूचुअल कंसेंट, बाय द म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है बेटा, बाय द म्यूचुअल कंसेंट है। उसके बाद पढ़ते हैं रेसिशन। रेसिशन, रेसिशन क्या है? रेसिशन मींस कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन मींस कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, कैंसल कैंसल। रेसिशन मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अगर म्यूचुअली आदमी चाहे, अगर दोनों आदमी चाहे कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लिया जाए, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसको ही बोलेंगे। अगर मैं और मिस्टर बी चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, तो लॉ बोलने वाला कौन है? मैं और बी तो चाहता हूं ना, दोनों की सहमति है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो जाता है तो बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। ऑल्टरेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हेर बदल हम लोग करना चाहते हैं, कुछ वर्डिंग का ऑल्टर करना चाहते हैं, कुछ वर्डिंग हम लोग ऑल्टर करना चाहते हैं, कुछ वर्डिंग हम लोग चेंज करना चाहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट या जो वो कागज का टुकड़ा बना है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बदलना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहते हैं, तो वो भी 2 पर्सन के सहमति से होगा। रेमिशन मीन्स क्या होगा? रेमिशन, रेमिशन पढ़ते हैं। इट मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ ए लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर और लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड। मतलब कि हम लोग रेमिशन, रेमिशन किसको बोलते हैं? रेमिशन मतलब कि कम पैसे हम लोग ले रहे हैं, कम पैसे हम लोग ले रहे हैं। क्या? कम पैसे हम लोग ले रहे हैं। क्या बेटा? कम पैसे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबू लोग, गुड़िया लोग, आगे बढ़ते हैं। गुड़िया, बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेबर मीन्स क्या होता है? वेबर मीन्स, वेबर मीन्स अबंडनमेंट और इंटरनेशनल रिलिंक्विशमेंट ऑफ ए राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वेबर मीन्स क्या होता है? अबंडनमेंट और इंटेंशनल रिलिंक्विशमेंट ऑफ ए राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। ए प्रॉमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी। ए क्या किया? प्रॉमिस, ए बी को प्रॉमिस किया, अरे भाई तुम्हारे लिए पेंट कर देंगे पिक्चर। बी आफ्टरवर्ड्स फॉरबिड्स हिम टू डू सो। अगर बी बाद में उसको मना कर देता है, बी बाद में उसको मना कर देता है, बी अधूरा काम में उसको मना कर देता है, तो ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। तो ए क्यों परफॉर्म करेगा? अगर बी ने उसको मना कर दिया तो ए क्यों परफॉर्म करेगा? उसके बाद पढ़ते हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज लैप्स ऑफ टाइम में भी होता है। अगर 3 महीने में डील होना चाहिए था, लेकिन डील होने में 6 महीने लग गए, तो ऑब्वियसली दूसरा पार्टी तो गुस्सा हो जाएगा और लैप्स कर देगा, ठीक है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ इन द फॉलोइंग केसेस। कहां कहां ऑपरेशंस ऑफ लॉ के लिए डिस्चार्ज हो सकता है बेटा? कहां ऑपरेशंस ऑफ लॉ के लिए डिस्चार्ज हो सकता है? बोलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो। सबसे पहले तो अगर 2 पार्टी है, उसमें से एक पार्टी का डेथ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा,
इंसॉल्वेंसी की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। एक पार्टी का दिवाला निकल गया, एक पार्टी के पास पैसा नहीं है, एक पार्टी के पास पैसा नहीं है, एक पार्टी के पास पैसा नहीं है, दिवाला निकल गया, तो डिस्चार्ज तो होगा ही, क्योंकि उसका दिवाला निकल गया तो वो क्या उसका बर्डन लेगा। मर्जर के साथ हो सकता है, व्हेन द इंफीरियर राइट अकाउंटिंग टू द, जैसे इंफीरियर राइट अकाउंटिंग टू द पार्टी इज ए कॉन्ट्रैक्ट मर्जेस इनटू सुपीरियर राइट अक्यूरिंग टू द सेम पार्टी। अगर मर्जर हो गया, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो ए परचेज दैट वेरी लैंड, नाउ ए बिकम्स द ओनर। अरे जिस लैंड का जिस लैंड का हम लोग जो लैंड हम लोग रेंट पे लिए थे, जो लैंड हम लोग रेंट पे लिए थे बेटा, जो लैंड हम लोग रेंट पे लिए थे वही लैंड का हम ओनर बन चुके हैं। तो इस केस में तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निश्चित है, क्योंकि उस आदमी से हम पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे रेंट का, उस लैंड का हम लोग रेंट दे रहे थे, लेकिन आज सुपीरियर बन चुके हैं, आज मालिक बन चुके हैं, तो ये तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तय है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल ऑल्टरेशन क्या होता है? इन ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी पार्टी मेक्स सम मटेरियल ऑल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टी। अगर एक पार्टी कुछ ऑल्टरेशन कर दिया, बिना पूछे दूसरा पार्टी का, तो वो ऑब्वियसली उसको डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर एक परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो जाता है, जैसे कि कोविड 19 क्या बन गया था? इम्पॉसिबल बन गया था ना। तो कोविड 19 में काम करना क्या इम्पॉसिबल बन गया था? बहुत सारे इतने बड़े बड़े डील्स साइन होने वाले थे, अचानक से कोविड आया, अचानक से कोरोना आया और सब कुछ ध्वंस करके गया, तो वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बन चुका था ना। तो उस पे क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, परफॉर्म नहीं हो सकता सर अभी, है ना। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉसिबिलिटी आउट ऑफ टू टाइप, सबसे पहले इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरा सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एक तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी रहता है जो कि इनिशियली ही इम्पॉसिबल माना जाता है, और सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी किसको बोलते हैं? देखो कि एक मंच पे एक सिंगर गाना गाने वाला था, ठीक है। उदित नारायण, फॉर एग्जाम्पल उदित नारायण, मैं निकला गड्डी लेकर, वो गाना वाला था, ठीक है। तो एक मंच पे जस्ट वो जा ही रहा था, अचानक से देखा कि उसके गले में कुछ खराश आया और ऑब्वियसली उसने पानी वानी पिया, ठीक है, उसका गला अचानक से खराब हो गया। मतलब पहले उदित नारायण परफॉर्म करने वाला था ये गाना, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बिल्कुल भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन बाद में वो वॉइडेबल बन गया, बाद में वो उसको वॉइड करार देना पड़ा। पहले वैलिड था, पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया, उसको बोलते हैं क्या? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी तो तुरंत के तुरंत ही इम्पॉसिबल हो जाता है क्रिएशन, लेकिन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एट द एंड ऑफ द मोमेंट में होता है, पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। The performance of the contract may subsequently become impossible due to any of the following reasons. क्यों इम्पॉसिबल हो जाता है? फॉलोइंग रीजंस के थ्रू। कौन सा रीजन? डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर। सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, अगर मैं एक स्कूटर बेचने वाला हूं मिस्टर बी को, वो स्कूटर ही जल गया कोई कारण से, कोई कारण से, तो वो तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं बेटा, बोलिए। इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी। अगर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, उसका ही डेथ हो गया और वही हैंडीकैप हो गया, या तो वही मेंटली पागल हो गया। मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे ना हम लोग, मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले थे, अगर उसका डेथ हो गया, या तो पर्सनल इनकैपेसिटी, मतलब क्या, वही इसका मेंटल कंडीशन सही नहीं रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता, बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता परफॉर्म। या तो लॉ में ही कुछ चेंज आ गया, मोदी जी आए और बोले मित्रों ये पर्टिकुलर लॉ को मैं चेंज कर रहा हूं, तो उस केस में भी हो सकता है, बिल्कुल, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, सीजेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ थिंग्स, तो उससे भी हो सकता है, या तो डिक्लेरेशन ऑफ वार, अचानक से वार घोषित कर दिया। मैं अचानक से, देखिए हम लोग अचानक से बांग्लादेश से डील कर रहे थे,
बांग्लादेश जैसे कंट्री से हम लोग क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे। अचानक से पता चला, भगवान करे ना हो, लेकिन अचानक से पता चला कि बांग्लादेश के साथ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। उस केस में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है? उस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना मैंडेटरी है? आप ही बताइए। नहीं ना, बिल्कुल। तो डिक्लेरेशन ऑफ ए वार भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं फॉरेन ट्रेड करने वाला हूं, अगर मैं किसी फॉरेन ट्रेड करने वाला हूं और उस देश के बीच में और मेरे देश के बीच में अगर झगड़े हो जाते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा बेटा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। अच्छा, सम ऑफ द केसेस विच डू नॉट कम विद इन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज के दायरे में वो नहीं आती। कौन कौन से केसेस में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को माना नहीं जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म फिर भी होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म वो भी होता है फिर भी। कब? डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। मिस्टर ए को मिस्टर बी, मानिए मिस्टर बी के साथ मैंने ट्रेड किया, मिस्टर बी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन मेरे को अब डिफिकल्टी हो रही है। मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट किया हूं मान लो 100 कपड़े भिजवाने का, 100 कॉटन के कपड़े भिजवाने का, लेकिन मेरे फैक्ट्री के वर्कर्स सारे के सारे फेस्टिवल्स मनाने अपने अपने गांव चले गए। मेरे पास सिर्फ 80 ही अवेलेबल है अभी। तो भाई लॉ कुछ नहीं कर सकते भाई, तुमको बना के देना पड़ेगा। तुमने तुमने जिम्मेदारी ली है, मेरे लॉ मेरे को बोल रहा है, तुमने जिम्मेदारी ली है अभिषेक बाबू, तो तुमको बना के देना पड़ेगा किसी भी हालत में। तुम्हारा लेबर गांव गया तो लॉ कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। जिसको बोलते हैं डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये वॉइड नहीं होता, इसको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं कवर कर सकते, ये लॉ बोलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। जैसे कि अगर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है मेरे, अगर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, अगर 100 कपड़े मैंने बनाने वाले थे, लेबर तो इस बार है मेरे पास, लेकिन कपड़े ही नहीं है, कॉटन ही अवेलेबल नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी तुम वॉइड नहीं बना सकते। उस कॉन्ट्रैक्ट को भी तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा कोई भी हालत में। उसको वॉइड नहीं बना सकते, उसको वॉइडेबल नहीं बना सकते तुम। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का ये कैटेगरी में कवर नहीं होगा ये सब चीज। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी भी कवर नहीं होता बेटा, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी भी कवर नहीं होता है। देखो डिफॉल्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी। अब देखो मैंने कॉटन के कपड़े का ऑर्डर मिस्टर सी को दिया था कि तुम कॉटन के कपड़े मेरे को दे देना, उस कपड़े को मैं बनाऊंगा और मिस्टर बी को बेचूंगा। लेकिन मिस्टर सी ही मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मिस्टर सी ही मेरे साथ क्या कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया। धोखाधड़ी, फ्रॉड नहीं किया, धोखाधड़ी कर दिया, उसने कपड़े भेजे ही नहीं मेरे को। तो डिफॉल्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी, अगर सी ने किया गलती तो भी तुम भाड़ में जाओ, तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा कोई भी हालत में। डिफॉल्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी कभी नहीं बोला जाता, ठीक है। स्ट्राइक्स आ गया, लॉकआउट्स आ गया, सिविल डिस्टर्बेंस आ गया, उस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाता है। स्ट्राइक्स लॉकआउट्स तो एक दिन का रहता है यार, उसका क्या एक्सक्यूज। स्ट्राइक्स लॉकआउट हाँ बहुत बड़ा, जैसे कोविड-19 आ गया था, उसमें सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, उसको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं था हम लोग ऑब्वियसली सर्वाइव भी करेंगे कि नहीं। स्ट्राइक्स आ गया, लॉकआउट आ गया, सिविल डिस्टर्बेंस आ गया, तब उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ये लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। या तो पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो गया, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब कुछ पर्पस की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से अगर वो पार्टी वो चीज अगर इम्पॉसिबल बन जाए, वो चीज अगर इम्पॉसिबल बन जाए। अब देखो डिस्चार्ज बाय ब्रीच, डिस्चार्ज बाय धोखाधड़ी। ब्रीच मतलब क्या होता है, धोखा। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने नहीं निभाया तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच। उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच। तो एक तो होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। क्या होता है ये सब पढ़ो, एमसीक्यूज के लिए कवरिंग है, पूरे के पूरे बुक झांक के मत पढ़ लेना, एमसीक्यू है ये। तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच बेटा क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है बेटा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में टेक प्लेस आइदर ऑन द ड्यू डेट। एक्चुअल ब्रीच कब होता है, एक्चुअल धोखाधड़ी तुम कब करते हो, आइदर ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट में हम लोग करते हैं, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। या तो ड्यू डेट में हम लोग कर रहे हैं, या तो उससे बहुत दिन पहले ही धोखा हम लोग दे दिए ऑलरेडी, या तो ऑलरेडी धोखा दे दिए, या तो धोखा देंगे ड्यू डेट में, या तो ऑलरेडी धोखा दे दिए मिस्टर बी को, या तो देंगे ड्यू डेट में, ठीक है। मिस्टर बी को ऑलरेडी धोखा दे दिए या तो देंगे, चलिए ठीक है।
समझ गए होंगे आप अच्छे से। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑकर्स व्हेन द पार्टी डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। मतलब परफॉर्मेंस के पहले ही परफॉर्म किया उसके पहले ही अगर वो अपना इरादा बता दिया दूसरा पार्टी को, अपना इरादा बता दिया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला हूं, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटरी ब्रीच। उसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटरी ब्रीच। मतलब मिस्टर बी के पास टाइम रहेगा उस केस में, मिस्टर बी के पास टाइम रहेगा उस केस में, ठीक है, वो एक्शन ले सकता है। रेमेडीज फॉर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारा रेमेडीज क्या क्या है? रेमेडीज क्या क्या है? क्या क्या कर सकते हो उस धोखा को? इंसाफ तो चाहिए ना तुमको। सबसे पहले तो देखो रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा शूट फॉर डैमेजेस। तीसरा शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले पढ़ते हैं। शूट फॉर इंजंक्शंस एंड शूट अपॉन क्वांटम मेरिट। शूट अपॉन क्वांटम मेरिट। रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज रिफ्यूज टू परफॉर्म हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रोमिसिंग। मतलब एक पार्टी अगर रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने वाला हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। उसको बोलते हैं हम लोग रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इट इज एंटायरली द प्रॉमिस में एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेजिस्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं कि एक पार्टी अगर रिफ्यूज कर दिया कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। शूट फॉर डैमेजेस। शूट फॉर डैमेजेस, अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो तुम अदर सामने वाली जो पार्टी है कंपेंसेशन चार्ज करोगे ना उसका, कंपेंसेशन चार्ज करोगे ना उसका। इन तो यही बात है, इन द इवेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, द एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब दुखी पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब दुखी पार्टी बिहाइंड रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। अरे भाई कैंसिल तुम तो कर दोगे, दुखी दुखी पार्टी हमको बोलेगा अरे भाई तुमने कैंसिल तो कर दिया, लेकिन तुमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, तुमको हमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा, तुमको हमको फाइन देना पड़ेगा। एक तरह का फाइन समझ लो, उसको बोलते हैं डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस बोलते हैं उसको। तो डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपेंसेशन। तुमको हमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, हमको जो इतना लॉस हुआ है उसके लिए हमको तुम कंपेंसेशन दो। कॉन्ट्रैक्ट तो तुम अब ये परफॉर्म नहीं करवाओगे। ठीक है, अब देखो सूट फॉर डैमेजेस तो हो गया बिल्कुल। उसके बाद सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं हम। कोर्ट में जाके मिस्टर बी से, हम कोर्ट में जाके अपने दूसरे पार्टी को यह भी बोल सकते हैं कि तुम परफॉर्म नहीं करोगे, तुम परफॉर्म नहीं करोगे। मिस्टर बी बोलेगा नहीं 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 हम परफॉर्म नहीं करेंगे। हम बोलेंगे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमको ये परफॉर्मेंस चाहिए, हमको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, हमको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई भी हालत में चाहिए। अब तो मिस्टर बी को करना ही पड़ेगा ये परफॉर्मेंस। ठीक है, अब तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल करना पड़ेगा। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं भाई। या तो सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस, या तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। अब देखो सूट फॉर इंजंक्शंस, सूट फॉर इंजंक्शंस, शूट फॉर इंजंक्शंस क्या हुआ? इसका एग्जांपल से करते हैं, इसका एग्जांपल से करते हैं। देखो एग्जांपल है, जी एग्रीड टू बाय द होल ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द हाउस फ्रॉम ए सर्टेन कंपनी। जी क्या क्या? एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मेरे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगेंगे, मेरे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेस लगेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉनिक्स के चीजें लगेंगे, सारे के सारे मैं तुम्हारे दुकान से खरीदूंगा दोस्त, सारे के सारे मैं तुम्हारे दुकान से खरीदूंगा। जी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? एक इलेक्ट्रीशियन, एक मतलब एक कंपनी के साथ, एक बड़े सारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जितने भी मेरे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगेंगे सारे के सारे मैं तुम्हारी दुकान से करूंगा, लिखित रूप में। उसके बाद क्या हुआ? ये देयरफॉर रिस्ट्रेन्ड बाय इंजंक्शंस फ्रॉम बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द अदर पर्सन। तो दूसरे पर्सन से क्या कर दिया? दूसरे पर्सन से बाय करने लगा, दूसरे पर्सन से बाय करने लगा। वो उनसे बाय नहीं किया जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। फिर क्या किया कोर्ट ने उनको रोक दिया बाय करने से। वो दूसरे पर्सन से जो बाय कर रहे थे ना, उस पे इंजंक्शन लगा दिया। इंजंक्शन मतलब रोक देना, मतलब कोर्ट क्या किया? रोक दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे रोक दिया कि तुम दूसरे पर्सन से बाय नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं रुकावट बाय कोर्ट। ठीक है, देखो उसके बाद पढ़ते हैं शूट अपॉन क्वांटम मीडिएट। क्वांटम मीडिएट मतलब एस मच एस अर्नड, एस मच एस अर्नड। एस मच एस अर्नड क्या होता है? एस मच एस अर्नड क्या होता है? एक लेबर तुम्हारे फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक लेबर तुम्हारे फैक्ट्री में काम कर रहा है,
उसको तुमने 15 दिन बस वो काम किया है, उसके बाद वो अच्छा से काम नहीं किया है। 15 दिन मान लो बहुत अच्छे से काम किया है और 15 दिन के बाद तुमको पसंद नहीं आया है, तो तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम उस 15 दिन का पैसा भी उसको नहीं दोगे। उस 15 दिन का पैसा तो तुमको उसको देना देना पड़ेगा, देना चाहिए, ये उसका हक है। मतलब जितना वो कमाया है उतना तुम उसको पैसा दे दो, ठीक है, जितना वो कमाया है। क्वांटम मेरिट क्या बोलता है? क्वांटम मेरिट एक लैटिन वर्ड है। क्वांटम मेरिट क्या क्या है? एक लैटिन वर्ड है, जिधर बोलता है एस मच एस इज अर्न, एस मच एस इज अर्न, ठीक है। मतलब कि जितना जितना उस लेबर ने कमाया है, अगर उसने फाकी भी मारी है ऑब्वियसली, उसने अगर मान लो काम तुमको पसंद नहीं आ रहा है, उसने सिर्फ 10 दिन ही तुम्हारे फैक्ट्री में काम किया, तो 10 दिन का पैसा तुमको देना बनता है। 10 दिन का पैसा तुम दे दोगे उसको, ठीक है, 10 दिन का पैसा उसको देना बनता है, तो उसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मतलब एस मच एस अर्न, याद रखना, एस मच एस अर्न। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच द पर्सन में बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म टू ऑब्लिगेशंस ऑल थ्रू विच ही हैज नाइदर ब्रोकन और ए कॉन्ट्रैक्ट नॉर कमिटेड एनी टॉट। फॉर एग्जांपल, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि नाइदर ब्रोकन एनी कॉन्ट्रैक्ट, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं है सर, और हमने कोई कमिट नहीं किया, हमने कुछ कमिट नहीं किया, हमने कुछ गुनाह नहीं किया, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? There are no statutory definitions of quasi contract. Quasi contract are also called implied contract. Quasi contract are also called implied contract. They are implied because they create such obligation which resembles those created by contract. The essential of a formation of a contract are absence. बट द आउटकम रिसेंबल्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है बिल्कुल, but as outcome resembles those created by a contract, they are quasi contract, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसको? सेक्शन 68 टू 72 डील्स विद द टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 टू 72 डील्स विद द टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले देखिए, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज 68 में लिखा हुआ है, जो कि 68 में लिखा हुआ है। मानिए मानिए कोई माइनर को हमने नेसेसरीज प्रोवाइड किया है। माइनर माइनर मतलब 18 साल से नीचे वाले बच्चे आपको रास्ते में मिले, अचानक आपको एक दिन रास्ते में मिले 18 साल के लिए, मतलब अचानक एक दिन रास्ते में आपको 15 साल का बच्चा मिल गया, ठीक है, तो वो इनकैपेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल है। माइनर के साथ तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, माइनर के साथ तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। लेकिन जब वो 15 साल का था ना, तब उसको तो अपने रास्ते से लेकर आए थे, उसको तो अपने रास्ते से लेकर आए थे, बिकॉज रास्ते में वो ऑब्वियसली रास्ते में वो बिछड़ गया था अपने अपने फैमिली से, तो अपने घर में आपने पनाह दिया, उस बच्चे को अपने घर में आपने पनाह दिया, ठीक है। और बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? उसके पिताजी बहुत बड़े रिचेस्ट आदमी निकले, बहुत बड़े रिचेस्ट आदमी निकले, ठीक है। लेकिन उसको 15 से 17 साल तक, मतलब 2 साल के लिए आपने क्या किया? मतलब रखा, उसके लिए खाना खिलाया, उसको स्कूल भेजा, उसको कॉलेज भेजा, उसको तो बहुत सारे खर्चे किए उसके लिए। तो वो खर्चे जब 17 साल का वो हुआ, जब 17 साल का हुआ, उसके पिताजी को पता चला कि उसका बेटा आपके पास है, तो उसका पिताजी आया और उसके बेटे को लेके गए। लेकिन ऑब्वियसली उस वो आदमी ने जो इतना खर्चा किया है, वो आदमी ने जो 2 साल तक पूरा नेसेसरीज प्रोवाइड किया है उस बच्चे को, ये जरूरतमंद चीजें प्रोवाइड की है, उसका पैसा उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, उसका पैसा उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। लेकिन माइनर लायबल नहीं है, माइनर लायबल नहीं है वो पैसे देने के लिए, माइनर लायबल नहीं है वो पैसे देने के लिए। हाँ तो सर माइनर लायबल नहीं है, माइनर वो पैसा नहीं देगा, तो उसको पापा तो लायबल होगा, उसका पापा मम्मी खानदान कोई भी लायबल नहीं है वो पैसा देने के लिए। लायबल कौन है? सिर्फ उसका प्रॉपर्टी। उसका प्रॉपर्टी से वो उतना पैसा ले सकता है जितना नेसेसरीज प्रोवाइड किया गया है। उसका प्रॉपर्टी से उस बंदे, उस माइनर का, उस बच्चे का प्रॉपर्टी से वो ले सकता है सारा कुछ। उस बच्चे का प्रॉपर्टी से ले सकता है जितना उसने ऑब्वियसली जितना उसने नेसेसरीज प्रोवाइड किया, जितना उसने खर्चा किया, उसके प्रॉपर्टीज से वसूल सकता है वो। अब आपका दिमाग में ये क्वेश्चन है, सर 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 कि प्रॉपर्टी ही उसका नहीं रहा, तो वो गरीब रहा तो क्या करेंगे सर? वो अगर गरीब रहा, वो बच्चा अगर गरीब रहा तो नहीं लेंगे सर, कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा उस आदमी को, बस प्रॉपर्टी से ही ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सब बिल्कुल आपको क्या करना है, ये सब बिल्कुल आपको घर में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सब के सब आपको करवाया है, ठीक है। अच्छा ये भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए। The amount is recoverable. The following 2 points must however be noted in this regard. The amount is recoverable only from the property of the incapable person and not from him personally. मतलब पर्सनली नहीं रहना चाहिए भाई, पर्सनली नहीं रहना चाहिए। माइनर से हम लोग पैसा वसूल नहीं सकते, उसका प्रॉपर्टी से वसूल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी से वसूल सकते हैं। माइनर या तो इनकेपेबल पर्सन, ठीक है। माइनर या तो इनकेपेबल पर्सन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उससे हम लोग पैसा नहीं मांग सकते, वो लोग हमें पैसा नहीं देंगे। उसके बाद देखिए, पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय अदर, पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय अदर, ये एक एक्सेप्शन है, बिल्कुल ये एक एक्सेप्शन है। देखिए ये एक्सेप्शन है। कैसे? एक बंदा के लिए आप पैसा दिए, ठीक है। मिस्टर बी के लिए आप कुछ पैसे दिए थे, मिस्टर बी के लिए कुछ आप पैसा दिए थे, ठीक है। मिस्टर बी का एक कर्जदार आ गया, मिस्टर बी का एक कर्जदार आ गया, जो कि ऑब्वियसली उनका घर के सामने खड़ा था। वो कर्जदार बी को धमका रहा था कि आज तूने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सारा सामान लेके चला जाऊंगा। मिस्टर बी को वो कर्जदार धमका रहा था। कर्जदार मतलब समझते हैं ना, जो कर्जा लेने आता है। कर्जदार धमका रहा था कि आज तूने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सारा सामान लेके जाऊंगा। मेरे अंदर दया की भावना आ गई, मेरे अंदर दया की भावना आ गई। मैंने क्या किया, बी के बिहाफ में मैं उसको पैसा दे दिया, बी के बिहाफ में मैं उसको पैसा दे दिया। जो भी पैसा उसका ड्यू था, मैंने क्या किया, बी के बिहाफ में दे दिया। और मैं बड़ा दिल रखते हुए बी को बोला कि भाई बी, जब भी तेरे पास पैसा हो तब मेरे को वापस लौटा देना, ठीक है। तो लेकिन बी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। तो नहीं, ऐसा ना चल, उसको बी को कभी ना कभी पैसा देना ही पड़ेगा, बी को पैसा देना ही पड़ेगा अपना। बी जब मैंने वापस से कोर्ट में गया ये कह के, देख कोर्ट, मेरे को बी पैसा नहीं दे रहा है, तब कोर्ट ने ये फैसला किया बी को पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। Obligations to pay non-gratuitous act, obligations to pay for non-gratuitous act where a person lawfully does anything for another person's or delivery। मानिए एक पिज्जा डिलीवरी वाला है, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट समझा रहा हूं, देखिए सारा का सारा एग्जांपल्स देखिए समझा रहा हूं। एक पिज्जा डिलीवरी वाला है जो कि करता है पिज्जा डिलीवरी हर रोज। एक दिन उससे गलती हो गई, एक दिन उसको मिस चंपा के घर में पिज्जा पहुंचाता था। कहां पे? एक दिन उसको मिस चंपा के घर में पिज्जा पहुंचाना था। उसने क्या किया, मिस्टर आकाश के घर में पिज्जा पहुंचा दिया। मिस चंपा के घर में पिज्जा पहुंचाना था, लेकिन उसने मिस्टर आकाश के घर में गलती से पिज्जा पहुंचा दिया। ऊपर नीचे ही रहते थे दोनों, मतलब मिस्टर आकाश 4th फ्लोर में रहता था और मिस चंपा 3rd फ्लोर में रहती थी। तो 4th फ्लोर में वो गलती से पिज्जा पहुंचा दिया। और मिस्टर आकाश जब वो पिज्जा लिया, मिस्टर आकाश तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। मिस्टर आकाश ने बोला, अरे बच्चा पार्टी, अरे चुनिया मुनिया, ऐसे करके सबको बुला के पिज्जा विज्जा खिला दिया। मस्त मस्त अपने एंजॉय कर लिया कि फ्री का पिज्जा आया है भाई, खा लेते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो पिज्जा मिस चंपा का था। और वो डिलीवरी मैन वापस से आया ठकठकाते हुए, पिज्जा दीजिए, जो आप पिज्जा लिए हैं वो मिस चंपा का था, गलती से डिलीवर हो गया। तो बिल्कुल लायबल रहेगा तुम, आकाश जी बिल्कुल लायबल रहेंगे। बिना किसी का सामान टच करके यूज क्यों कर लिया आकाश? डिलीवरी मैन से अगर छोटा मोटा गलती हुआ तो आकाश पूछा नहीं उससे? आकाश क्यों नहीं पूछा कि ये पिज्जा किस लिए, हमने तो ऑर्डर नहीं किया। अरे भाई फ्री का कुछ भी चीज नहीं होता। तो आकाश की ये गलती है, इसीलिए आकाश क्या करेगा, आकाश को उतना पैसा देना पड़ेगा। या तो वो पिज्जा है तो वो पिज्जा उसको दे दो वापस से, या तो वो पिज्जा है तो उसको पिज्जा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पिज्जा अगर उसने खा लिया होगा, उसमें से अगर 3 स्लाइस भी खा लिया होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आधा वापस रिटर्न कर दो, उसका पैसा दे दो। उस पिज्जा का पैसा आकाश को देना है अभी, ठीक है। चलिए आगे, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ऑब्वियसली माना जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट मैंने राइटिंग में लिखा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहता ही है बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर मान लीजिए ट्रेन में
मेरे गुड्स को किसी ने फाइंड किया, मेरे गुड्स को किसी भले आदमी ने फाइंड कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो अपने पास वो गुड्स नहीं रख सकता, वो उसका मालिक नहीं बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो रियल वर्ल्ड में तो होता ही है, बिल्कुल भाई, रियल वर्ल्ड में तो होता ही है, लेकिन लॉ ये बोलता है कि किसी दूसरे का गुड्स आपको रास्ते में मिला है तो आपको वो प्रिजर्व करके रखना है। किसी दूसरे व्यक्ति का गुड्स आपको मिला है रास्ते में, बच्चा बोलिए बोलिए, मेरे साथ बोलिए यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ ए गुड, किसी दूसरे का गुड्स आपको रास्ते में मिला है, किसी दूसरे का सामान आपको रास्ते में मिला है, तो उसको अपने घर में शांति से प्रिजर्व करके रखना है कि और उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करना है, और उस बंदे को मतलब खोजने की कोशिश करना है। लेकिन वो बंदा अगर नहीं मिला, वो बंदा अगर नहीं मिला और वो गुड्स पेरिसेबल कमोडिटी का है, पेरिसेबल मतलब सब्जी, काजू, ऐसे टाइप का है जो खराब हो जाते हैं, तो वो गुड्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, आपको कोशिश जरूर करना है कि इसका रियल ओनर कौन है, इसका रियल ओनर कौन है, उसको खोजने की आपको बहुत ज्यादा ही कोशिश करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ ए गुड भी क्लियर हो गया, है ना। चलिए, अब ये चीज आपको क्या करना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आपको घर में पढ़ाई करना है, ये चीज आप घर में पढ़ाई करिए, पॉज कीजिए और घर में पढ़िए। कुछ डाउट्स आया तो प्लीज ईमेल कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स, ये होम असाइनमेंट है आपके लिए, ये आपको घर में पढ़ के समझना है, ठीक है। इतना मैंने पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको एकदम समझा दिया है, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पूरा समझा दिया है, इतना अच्छे से समझाया है। इस बात पे तो लाइक बनती है, सब्सक्राइब भी बनती है और शेयर भी बनती है यार, प्लीज मेरे लिए कर दो। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दिया तुम्हारा, पार्ट 4 में ही खत्म कर दिया, और इतने अच्छे से खत्म किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए हम लोग करते हैं अलविदा। अभी के लिए मैं आपको करता हूं अलविदा, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ाई लिखाई जारी रहनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई जारी रहनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए मिलते हैं, बाय 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 बाय, और पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है।